Namaskar viewers, hello and welcome to this special coverage on Sansad TV of the Union Budget 2023-24 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman just a short while ago in Parliament. The first budget of the Amrit Kal, Finance Minister Nirmala Sitharaman's fifth consecutive budget and also the last full budget of the Modi 2.0 government before the 2024 general elections. The key points very quickly. The Finance Minister said the Indian economy is on the right track, heading towards a bright future. The government's focus on reforms has helped the Indian economy stay resilient despite the global headwinds. Now, as a bright spot in the global gloom, India is poised for higher growth in the years to come. So, for this bright future, the Finance Minister laid the roadmap for future growth and she outlined 7 priorities for the first budget in the Amrit Kal: inclusive development, reaching the last mile, infra and investment, also unleashing the huge potential of India, green growth, youth power, and certain reforms in the financial sector as well, Harsh. So we'll discuss all of these priority areas that Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced, and also some tax reliefs that she just announced in the second part of her speech. So with an eminent panel of experts today, we will decode all of these post-budget analysis, the announcements that the Finance Minister has made, Harsh. जी बिल्कुल टीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 7 प्रायोरिटीज़ निर्मला सीतारमन ने आज अपने बजट प्रपोजल्स में रखे हैं, ये 7 प्रायोरिटीज़ बिल्कुल उस सप्त ऋषि की तरह काम करेंगे। जैसे आकाश में हम देखते हैं कि सप्त ऋषि है और वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो ये सारी चीज़ें का जो विकास होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये 7 प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं जिनका जिक्र आपने किया। लेकिन अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं AKB, जिन्हें हम कहते हैं, AK भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में, और आम आदमी को कहें कि जिस चीज़ का बड़ी ही बेसब्री से किसी भी बजट में इंतज़ार रहता है, ख़ासकर हम कहते हैं वेतन भोगियों के लिए, कान लगाकर सुनते रहते हैं। और वित्त मंत्री के पार्ट B में, जिसमें हम डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की चर्चा करते हैं, उसमें उन्होंने ये तोहफ़ा दे ही दिया है कि 7 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो 7 लाख का जो तोहफा है वो तो ज़रूर है, पर उसके साथ मैं समझता हूँ कि सुधार की दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो सुधार की दृष्टिकोण से टैक्स व्यवस्था में जो पर्सनल इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिजीम का जो सुधार का जो उन्होंने ऐलान किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। क्योंकि जो 2020 में जो एक अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम जिसमें कोई एग्जेम्पशंस की कोई न्यू टैक्स रिजीम जिसे हम कहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में कि जो लोगों ने उसको ज़्यादा सराहना नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बहुत एक्सेप्टेंस कम था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो ऐलान किया गया है वो एक ऐसा एक अनाउंसमेंट है जिससे कि लोग अब ये नए टैक्स रिजीम में आ सकते हैं, थोड़ी दिलचस्पी दिखाएंगे। और वित्त मंत्री का भी कहना है कि ये डिफ़ॉल्ट रिजीम बन गया है अब, तो सरकार का भी इसमें पूरी तरह से उसका सपोर्ट है। पर अगर मैं इस बजट में ऑब्वियसली इसकी जो हेडलाइन जो होंगी आम आदमी के लिए, ये जिसकी आपने जिक्र की, पर मैं ये समझता हूँ कि जो इस बजट को अगर हमें पूरी तरह से उसको समझना है, इसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फ़िलोसॉफ़ी है उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो मैक्रो इकोनॉमिक फ़िलोसॉफ़ी मैं समझता हूँ कि एक तरफ है वित्तीय अनुशासन, दूसरी तरफ है टैक्स रेजीम का सुधार, और तीसरा और ये है कि उस वित्तीय अनुशासन के अंदर रहते हुए भी जो कैपेक्स में जो 33% का जो इजाफा जो ऐलान किया गया है, मैं समझता हूँ ये 3 चीज़ जो है हमें एक साथ देखना पड़ेगा। और चौथी चीज़ जो है, आपने जो कहा कि जो टैक्स रिलीफ का है, तो चारों जो स्तंभ जो हैं इस बजट के, उसको हमें पूरी तरह से समझना होगा और पूरी तरह से इसका ऐलान मतलब पूरी तरह से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बात मैं कह दूं कि जो टैक्स कलेक्शंस की जो प्रोजेक्शंस की गई हैं वो सिर्फ 11-11.5% वृद्धि की कही गई हैं, तो मैं समझता हूँ एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो जो निर्मला सीतारमन जी का जो बजट पिछले 2 साल का बजट हमने देखा है, उस बजट में जो एक अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवरी
का जो एक समन्वय था वो अभी भी बरकरार है। मैं समझता हूं। आमतौर पे ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी ना कि आमतौर पे प्रोजेक्शन बहुत ऊपर होता है और एक्चुअल जब डिलीवरी होती थी तो बहुत नीचे होती थी। हमने 2014 से पहले में उसी देखा तरह से होगा। उन्होंने जो जी वित्तीय जो घाटा का जो ऐलान किया इस साल का, जी उन्होंने 6.4% का ही दिखाया है उन्होंने। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि वो इजीली वो उन्होंने जो खर्चे की जो उसके ऊपर जो रोक लगाई है और कैपेक्स को तभी बढ़ाया है उन्होंने। मैं समझता हूँ ये एक प्रैग्मेटिज्म है। और स्टेट्स को उन्होंने इस बार मैं समझता हूँ कि और भी थोड़ी बहुत छूट दी है। सरचार्ज की घटाना स्टेट इसका को मतलब भागीदार स्टेट्स को, बनाएगा। हाँ, स्टेट्स को उतना नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान जो होगा सरचार्ज को घटाने से, जो एकदम जो हाई एंड जो HNI इंडिविजुअल जो हैं उनका 42.7 से 39% में ले जाना, ये अपने सेंटर ने अपना हिट लिया है। ये तो स्टेट्स को उतना हिट नहीं होगा। अशोक, इसको माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस करेंगे टीना, लेकिन इन्होंने जो अशोक ने खास बात बताई वो ये है, अगर हम देखें जो 7 सप्तऋषियों की बात आप कह रही थी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, क्योंकि निर्मला जी ने एक बात बहुत साफ तौर पर कही है कि अमृतकाल का पहला बजट है, पहली सीढ़ी है। हमें अगले 25 साल जाना है, जब भारत 2047 में आज़ाद भारत 100 वर्ष का हो जाएगा, उसकी प्रथम सीढ़ी है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, कैपेक्स जिसे हम कहते हैं, वो 33% उसमें इजाफा दिया गया है। 10 लाख करोड़ से बढ़ाते हुए अब इसे 13.7 लाख करोड़ किया गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि न सिर्फ इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो सरकार की अभी प्राथमिकताओं में एक है, बल्कि हर दिशा में विकास होगा। और जो सरकार का कहना है कि समावेशी विकास हो और हम अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बढ़ेगा। We'll continue, and Mr. Bhattacharya, I'll come back to you. But in the meanwhile, let me also introduce another guest who's joining us in the studio, Professor Charan Singh, CEO, IGRO Foundation. Before we proceed and discuss, analyze each of these aspects, the 7 key priorities that the finance minister had laid across, Professor, your first remarks on the budget. Do you see the finance minister building up on the reforms that this government has done over the years, or it's a more forward-looking, capitalizing and sort of laying a roadmap for India at 100? Absolutely, it's an excellent budget. This is amazing how she has achieved it. The first and foremost thing, as I look as an economic professor, is growth, and this is growth oriented, and that is reflecting from her figures directly. If the gross fiscal deficit is coming down from 6.4% to 5.9%, it is obvious that there is tax collection is high, tax buoyancy is there, and growth is being recorded. If I look at the sectoral analysis that she has presented today, she has taken care of the employment, she has taken care of women. Female labor force participation in the country is very low. She is using the self-help groups to increase that, increase entrepreneurship amongst the women. She has taken care of the youth. She has spoken about the startups. I think this is an amazing budget. And the most important thing when you talk about growth-oriented budget is the tax slabs. And she has taken care of the personal income tax too. So my first reaction is this is a budget which will take care of the industry because of infrastructure. It will take care of individuals, entrepreneurship, because the tax slabs are low now. She has given concessions even to the senior citizens. So that means the banking sector will also benefit. In any growth model, they'll tell you 2 things, finance and employment. On the finance, she has again spoken about the financial sector. India as it is a very stable financial stability is very high. But she has spoken about the financial sector, and she says they're going to revisit the banking and the non-banking and the RBI Act and look at how they can strengthen the financial system. So to me, my overall reaction would be this budget gets 11 out of 10. Okay, Professor, the fact that, when we talk about inclusive growth and the prominent role going forth of women and youth particularly. So what are the new initiatives that the finance minister has sort of, laid out to increase the participation of not just more and more women, but also to capitalize on the advantage of demographic dividend for India? Yeah, exactly. The startup incentives that she has given, even in the tax slabs, that she has said that if you're doing entrepreneurship, I'm going to enhance from 7 to 10 years. There's a tax benefit there. I think that's amazing.
Now, quite a bit of youth get employed, self-employment, and on the self-employment too, she has given concessions there. On MSMEs, she is announcing concessions. So this is where I think the youth is going to get engaged actively into the whole system. There has been emphasis on digital thing, and please remember the youth are far more comfortable with the digital world, and therein also I see lots of things happening there. On the skilling, again, she has emphasized a lot on how skilling is going to get enhanced across the spectrum. I think that is going to help again the youth. So to me, female labor force participation and the youth, which taps the demographic dividend of the country, is rightly placed by the FM. बिल्कुल। और अशोक, हम आगे बढ़ते हैं, इस पे थोड़ी सी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। बहुत ही सही तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को भी टैकल करने की बात वित्त मंत्री ने अपने इस बजट में कही है, जिससे कि ना आपका ग्रोथ अफेक्टेड हो, ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पे असर पड़े, और सारी चीज़ों को एक तरीके से हम बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर हम देख रहे हैं। देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट की जो आपने बात की, जो उसमें हमने ये देखा है कि जो फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो है उसका पूरा हमें एहसास मिला है कि 6.4% कहा गया, तो 6.4% में रुकेंगे हम, और अगले साल में तो 4.5% को देखते हुए, और पार्लियामेंट की सदन के पटल में उन्होंने पूरा एक ऐलान किया है कि वो 4.5% के ऊपर वो पूरी तरह से वो कमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐलान है, और उन्होंने स्टेट्स को भी उसी तरह से एक एश्योरेंस दिया है कि आप भी अपना खर्चा बढ़ाइए। 0.5% जो आपकी जो फिस्कल डेफिसिट की टारगेट है 3.5%, वो लिंक्ड रहेगी किस तरह से आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करते हैं। तो ये सारे जो रिफॉर्म लिंक्ड जो एलोकेशंस जो हैं स्टेट्स के लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक इंडिकेशन है। और हम कहना चाहेंगे कि आम जनता को पिछले 8 साल से जिसका इंतजार था, जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वो उम्मीद पूरी कर दी है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। नए टैक्स सिस्टम में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर अब 5 कर दी गई है। इसे और सुविधाजनक बनाया गया है। अब 7 लाख की सालाना आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स। अगर आपकी कमाई 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच है तो आपको 10% की दर से टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख की आमदनी पर 15% टैक्स, और 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स, और 15 लाख से अगर ज़्यादा आपकी आमदनी है तो उस पर 30% टैक्स देना होगा। इसे लगातार हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख रहे हैं, और ये टैक्स स्लैब को 6 से 5 भी किया गया है। एक तरीके से मैं देख रहा हूँ डॉक्टर चरण सिंह कि हर तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स की एक व्यवस्था की जा रही है। आप देखें कि टैक्स फॉर्म को भी बदला गया है, जो एक बहुत झंझट लगता था, कितने क्लिक्स दबाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अब वो सारी चीज़ें, ये भारत के लिए न सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, बल्कि ईज़ ऑफ डूइंग एवरीथिंग हो रहा है। बिल्कुल हर्ष, बट इससे पहले कि प्रोफेसर इस सवाल का जवाब दे, एक बार सुन लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एग्जैक्टली क्या कहा, ताकि वो दर्शक जिन्होंने बजट प्रेजेंटेशन मिस कर दिया हो, आइए सुनते हैं कि उन्होंने टैक्स रिलीफ किस तरह से दिया है, और जिसका सीधा फायदा हजारों, इनफैक्ट लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज को होगा, जो कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। आइए सुनते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%.
9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. Yes, Professor. So one thing is very clear. Firstly, the slabs have been reduced. That makes life easier. Secondly, the tax rates have become multiples of 5 and 10. Very, very easy to compute. Yes. Some of us have been arguing this for a very long time. Direct taxes, indirect taxes, GST. Why can't you think in terms of the last man in the village shop? And he knows, okay, 5%, 10%, 15, 20, and my job is done. So firstly, the slabs getting reduced, the multiples of 5 and 10 coming in, very easy to understand. If you have noticed, even on the presumptive tax, she has done a great job. So to a great extent, now MSMEs and professionals don't have to worry about the tax slab at all. Presumptive tax देने से सबको लाभ हो गया. तो मुझे लगता है कि जो अच्छा उसके ऊपर द पीक टैक्स रेट जो 42.5% था उसको रिड्यूस किया एंड 37 से 25% किया. उससे भी अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5. तो मुझे लग रहा है कि जो आपने ठीक कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ डूइंग एवरीथिंग. तो जो टैक्स से एक डर लगता था कि कैसे कैलकुलेट करना है, कितना होगा, किस परसेंट, वो सब नहीं रहा. सीधा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया. स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर ये मेरी इनकम है 5% या 10% या 15% से उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो इकोनॉमिक्स में एक लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट होता है. आमतौर पर लोग डरते हैं कि अगर टैक्स रेट कम हो गया तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, पर यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है. टैक्स रेट सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, टैक्स देते हैं, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादातर आगे ज़्यादा बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है इस टाइम पे सरकार ने यही चीज़ मन में रखी है कि टैक्स स्लैब्स को कम करके सिंप्लीफाई करके. वैसे वित्त मंत्री जी ने उस टाइम पे ये भी बीच में अपनी भाषण स्पीच में कहा कि किस तरीके से हम लोग 90 डेज से 16 डेज तक ले आए हैं प्रोसेसिंग, और कुछ तो हम लोग विद इन 24 आवर्स कर देते हैं. तो उससे टैक्स पेयर को भी एक विश्वास बन जाता है विद इन अ शॉर्ट टाइम. अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं रहती है. मैंने खुद कैलकुलेट किया है और अभी मुझे 24 घंटों में या कम से कम 15 दिन में पता लग जाएगा कि मेरा टैक्स सबमिशन ठीक रहा है कि नहीं. तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल I think has been simplified. Okay, a related question, Mr. Bhattacharya, I'll take from you, because now the new tax regime becomes the default system. Is it still possible to avail the benefits of the old tax regime? Has the finance minister made that clear also? The indication that I got from the finance minister, we have to look into the finance bill to get a clear answer. But the indication is that the government will treat the new tax regime as the default regime, but the old regime does not go away. But if you compare the tax rates and the slabs under the new regime, you will see that every slab, income slab, has got a benefit under the alternative tax regime. So there will be natural migration of people from the exemptions regime to the non-exemption regime. So I think it has been very carefully drafted. The flaws in the original scheme of 2020 has been addressed very largely, and as the finance minister rightly said, that if somebody is drawing an annual income, taxable income of 9 lakh, earlier system, that person would have had to pay a tax of around 60,000 in a year. Now 45,000. Similarly, in the case of 12 to 15, anybody is earning 15 lakh, he or she had to pay around 1.5 lakh, but now it is only 1.07 lakh. So the gains are there. So there will be natural, attraction and migration to this scheme. So I see this also very intelligently done, because you are trying to make the scheme more attractive for those who are at the lower end of the spectrum, in the income spectrum. Now, there are two reasons why I call it intelligent. One is that the government's revenue hit will be relatively less, because as you know that almost 70% of the government's individual income tax collections are coming from the top 30%. Right. Yes,
and so the lower one is so the government's revenue hits less relatively. And second, this is the segment. This is the segment which was worst hit during the pandemic and things. So therefore, this also can be treated as a kind of a demand push and a kind of a fiscal stimulus of sorts, so that the people will have at least 45,000 rupees extra in a year, and that can hopefully will help revive demand in an economy that really needs a demand push. Sure. And I have no doubts that the new regime will now become the default regime for everyone, because it's so easy to do. और अब चलते हैं अपने संवाददाता नव विक्रम सिंह के पास। नव विक्रम सिंह सुबह से ही संसद भवन में और वित्त मंत्रालय में बजट को फॉलो कर रहे हैं। नव विक्रम, यस नव विक्रम, आपसे तो पहले आप जानते हैं कि बिहार से सांसद हैं, और इस समय एग्रीकल्चर को लेकर मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर को लेकर जो तमाम सरकार ने जो योजनाएं बताई हैं, जो खाका खींचा है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये वर्तमान बजट के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। देश के किसानों की तरफ से, गरीबों के तरफ से, नौजवानों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से, मध्यम वर्ग परिवारों को तरफ से, नौकरी करने वालों की तरफ से, और ख़ास तौर पे कृषि की जब आपने बात कही तो सचमुच में ये पिछला 3 साल का जो कोरोना काल था, पूरे दुनिया नष्ट हो गई अर्थव्यवस्था। आज हम लोग भी कष्ट में थे, मगर उसके बावजूद अगर देश को संभाला है और लोगों को भूखे नहीं रहने दिया है, तो वही और नहीं अन्नदाता किसानी है, कृषक ही है। उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है, अद्भुत है। और किसानों के हित के लिए, मछुआरों के हित के लिए, पशुपालकों के हित के लिए कई योजना, कई कार्यक्रम जो पहले से चल रहा था, उसमें जान देने का काम किया है, उसमें और मजबूती प्रदान करने का काम किया। विपक्ष का जो कहना है कि बजट एक तरह से जो पुरानी योजनाएं हैं उसी को बढ़ाया गया, विपक्ष आपके इस तर्क से सहमत नहीं है? देखिए, मैं विपक्ष को तो कभी हम लोग सहमत नहीं करवा सकते, क्योंकि विपक्ष का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। हर चीज़ में उनको नकारात्मक चीज़ समझ में आता है। ये बात सही है कि हमारा जो योजना है, पिछले 9 सालों से हमारी सरकार काम कर रही है, 8 साल से 9 साल से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है, उसी के वजह से देश आज इस स्थिति में है कि दुनिया के नेतृत्व करने योग्य हो गया है। और देश, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े देशों की व्यवस्था खराब हो गई, मगर हम गर्व के साथ कर सकते हैं कि हमारी इसी विजन के कारण, पुराने नए कार्यक्रमों के वजह से देश जहाँ तरक्की कर रहा है, जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर प्राप्त कर ली है। आने वाले दिन में ही इसको हम और आगे ले जाने का कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ कि ये बजट बहुत ही सकारात्मक है, देश हित के लिए है और सबके हित के लिए है। कोई वर्ग, कोई तबका नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं सोचा। और ख़ास तौर पर जो मध्यम वर्ग है, जिसके आशा लगाए बहुत पहले से थे, 5 लाख तक का जो स्लैब था बढ़ के 7 लाख हो गया। अब 7 लाख रुपए तक कमाई करिए और कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हर्ष जी, जो रामकृपाल जी ने बताया कि ये ख़ास तौर पर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और ख़ास वो लोग जो लोग की अभी टैक्स के दायरे को लेकर ख़ास तौर पर नज़र थी, उनके लिए बेहतर है, साथ ही कृषि के क्षेत्र के लिए बेहतर है। अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, बहुत शानदार नवविक्रम, आपने रामकृपाल यादव जी के साथ कृषि और आम जनता का ये किस तरीके से बजट है, बहुत शानदार चीज करी। In fact, we will continue to take comments from the panelists who are sitting with us on the agriculture also. But in the meanwhile, another guest, Mr. Sachin Kumar Sharma, who's working as associate professor at the Center for WTO IIFT, is also joining us. Professor Sharma, delighted to have you with us on Sansad TV. Your first comments on the budget. The BJP MP you just heard described it as forward-looking, inclusive growth. How would you describe the union budget for 2023-24? Yeah, thank you. This is excellent budget, and how to effectively implement Sabka Saath Sabka Vikas, and especially with the agriculture, the government has focused on many things.
especially the one of the important thing is the infrastructure, because that is the most important thing. And if you see the if you see the progress from the past sport program schemes, there are excellent programs were implemented by the Government of India and the PM Kisan, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These type of programs have helped in increasing the income of the farmers. The one important aspect for the farmer income and for the welfare is that it is well known that many of the farmers in India, farmers are small and marginal farmers with land holding size very, very low. Now these farmers, they face multiple challenges in terms of the credit, in terms of lower land holding size. Right. So keeping in this mind, the budget has given the sufficient funds and also implement various specific programs to increase the income of the farmers. Like if you see for the cotton farmers, they have implemented a very good scheme. Then for the fisheries sector, as well as agriculture infrastructure fund, which is playing very important role, and encouraging new young people to come to the agriculture through by bringing new technology in the agriculture sector. These are helping a lot. And furthermore, the fund which is also allocated to Ministry of Corporation, like in the previous budgets, the government has initiated the Farmer Producer Organization, FPO. Now, one of the challenge for the small farmers is that they used to buy inputs from the retail and they used to also sell in the wholesale market. Now, with the FPO, with this collective bargaining, they can buy in bulk so that their input cost will reduce and they will able to bargain better and can sell their products in the domestic as well as the international market. And that's how, if you see that lot of FPO and many of the farmers are now exporting their agriculture products. Right. Mr. Pradeep Goyal, he's Chairman, Asset Reconstruction Council of the ASSOCHAM, is also joining us on the program. Mr. Goyal, thank you very much for joining us on Sansad TV. Your first response to the union budget? कोई बात नहीं अशोक, आपके अखबार में मार्केट हैज चीयर्ड अप और मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन देख सकता हूँ द सेंसेक्स has surged almost more than 1,200 points और ये 60,745 पर कर रहा है. निफ्टी ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच 1800 मार्क्स. क्या हेडलाइन होगी आपकी? हेडलाइन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसका कारण बहुत साफ है. दो तीन जो अनाउंसमेंट हुए पीएम आवास योजना में 66% की इंक्रीज की गई है. वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और स्पेशली इन द रूरल इंडिया, इसमें बोथ फॉर जॉब्स एज वेल एज फॉर कंपनीज गेटिंग बिजनेसेस इन दिस पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा एक भारी होगा. दूसरी बात, रेलवेज आउटले, कैपेक्स आउटले इज वन ऑफ द हाईएस्ट एट 2.4 लाख करोड़. तीसरी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 33%. चौथी बात है जो कस्टम्स ड्यूटी जो है उसके रेट्स 33 से 13 ला गए हैं. तो ये बहुत बड़ा एक इससे सरकार ने ज़्यादा रेवेन्यू उसमें प्रपोज नहीं किया. मैं देख रहा था अगर कस्टम्स रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं, पर उसमें लगता है कि रिफॉर्म का जो सुगंध मुझे मिल रहा है ये एक अच्छी खबर है. और फाइनल मैं जो कहूँगा कि जो इनकम टैक्स रिलीफ जो दिया गया है वो मैं समझता हूँ वो डिमांड के लिए काफ़ी लाभदायक. लोगों की जेब में अशोक पैसे आएंगे इस बार ज़्यादा आएंगे. और जो हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन शेयर मार्केट में बढ़ा है और ये भी वजह है कि ग्लोबल सुस्ती और मंदी के बावजूद दुनिया के मार्केट्स जब नीचे जा रहे होते हैं हमारे शेयर मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है. और एक फाइनल बात, जो एक रवैया चल रहा था कि वो कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम में बदलाव लाएंगे, कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर. तो इससे भी स्टॉक मार्केट को बहुत राहत मिली है क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम का जो चेंजेस अगर बजट में होता, वो चेंजेस ज़रूरी हैं, पर वो अगर एक एक्सपर्ट कमेटी के
कंसल्टेशंस के बाद बजट के बाहर हो, वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट एंड प्रैग्मेटिक मूव रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर चरण सिंह, आपसे इसी को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि अक्सर पहले हमें देखने में आता था कि न्यूज़ बेस्ड, हम किसी स्टॉक कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन न्यूज़ बेस्ड मार्केट फॉल हो जाता था। लेकिन अब कुछ खबरें आती भी हैं, लेकिन मार्केट में इतना रोबस्ट है मार्केट, इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं हमारे कि बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए 1200 पॉइंट्स अभी मार्केट बढ़े हुए हैं। उसका एक कारण है। अब बजट में देखिए, आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, आपने कभी सोचा कि एग्रीकल्चर में एक्सेलरेटर प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सलेंस को कहा जाएगा कि इस पे काम करो? मिलेट्स पे अभी नई रिसर्च शुरू होगी और कैसे उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, फिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल्स फार्मिंग से हटाकर गोबर्धन की बात हो रही है। अगर इतने इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे जो हर तरीके से हर एक को हर प्रकार से जिसका फ़ायदा होगा, स्टॉक मार्केट तो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। तो पिछले 8 साल में मैंने एक चीज़ और देखी है, एक चीज़ सबके मन में स्पष्ट है, क्लियर है कि पॉजिटिव इम्पल्सेस सिस्टमैटिकली इकॉनमी में रिलीज़ किए जा रहे हैं। सीक्वेंशियली ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा रहा है, नी जर्क रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, करके भूल के वो नहीं हो रहा है। आप देखिए, शुरू की पहली बजट स्पीच के शुरू में वित्त मंत्री ने कह दिया कि जो हम पीछे करते हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के अलावा अब एक विचार सबके मन में बैठ गया है। जब नए नए प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात की, कोविड हो गया, सब समझ गए, पर प्रधानमंत्री जी ने अपना स्तर और यार्डस्टिक कितना ऊंचा कर दिया है कि अगले 25 साल में हम कहाँ जाएंगे, उसके बारे में सब सोच रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की बात हो रही है। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिमिट देखिए कैसे उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इसके अलावा हमने कह दिया कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 6.4 से 5.9 आ रहा है, पर आप ध्यान से देखिए उसमें करेक्शन कहाँ हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कम हो रहा है जी। तो इसका साफ मतलब है कि जिस तरीके का बजट आ रहा है, उस जिस तरीके का फोकस है या जिस तरीके की नीति बन रही है, उससे सबका उत्साह बढ़ रहा है। ये तो बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है और ये बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आएगा। And to make it more inclusive, Professor Sharma, what the Finance Minister has announced in the field of agriculture is some kind of agriculture fund, actually investment to the agri-startups which are going to work now in rural areas, focusing more on the problems faced by farmers, providing them solutions. So how big a game changer is that going to be, including the young startup culture, infusing their energy into finding solutions of the farmers in rural areas? Agriculture. The government has encouraged that young people come, and also they bring the technology, they bring the innovation, and also to address the challenges which are faced by agriculture sector. Now, for these new startups are coming. If you see in the previous budget as well, this is the continued process that more and more people are coming to address the challenges, like you have the drone system, smart agriculture, which is increasing the income. Then along with the farmer producer organization, then providing concessional credit, as well as implementing agriculture infrastructure fund. So all these are encouraging many people to come to agriculture and bring their innovative ideas and effectively implement, so that the farm income, the actual person, the farmer's income should also be increased very fast. And these are the new startups. They are like drip irrigation, how much fertilizer needed for specific soil. All these are small things, but it's bringing a big change in agriculture, and that's why the Indian agriculture export has reached $50 billion. So this is the excellent things which is happening at the moment. Thank you. Okay, Mr. Pradeep Goel from Assojam is connected with us now. Mr. Goel, thank you for your time. Your first response to the budget, sir. Do you find it inclusive? Because there's something for everyone in the in the budget this time. The middle class is happy. The agriculture sector has been given particular focus, and the government has tried to not bring in a lot of new things, but build on the reforms that it has been working on over the last couple of years. So what are some of the key takeaways for you in this budget?
Mr. Pradeep Goyal, am I audible to you? Yeah, thank you very much for inviting me today and asking me over for. Yeah, yes, you are audible. Am I audible? Please Yes, confirm. yes. Yeah, please. Am I continue. audible? Carry on, Mr. Goyal. Yes. Ma'am, am I audible? Loud and clear, Mr. Goyal. Carry Hello, on. ma'am, am I audible? Ma'am, can you hear me? Wonderful. Yeah. Thank you for inviting me today. Thank you for inviting me today. Budget 2023. Budget 2023 is to be looked upon not as a budget of 1 year. The budget is for the next 50 years. This budget is for everybody in the country. It's for public, it's for MSME, it's for professionals, whether it's from a service provider who is earning 10-15 lakh rupees, pensioners, whether it is for retired people or for government employees. So it's for everybody. So I think this budget is covering 100% of the countrymen, providing facilities for agriculture, credit schemes. So I think this is an exemplary budget, best ever in the last, I don't remember for how long, but it is the best ever budget, laying foundation for PM's dream of $5 trillion economy, which I think is going to go to 6, not only restricted 5, and laying foundation for a long-term India, not just a short-term India. And does it meet the expectations on the taxation front, Mr. Goyal? This budget also covers the futuristic vision. Taxation front, I think the budget has been very caring for everybody. For example, as I already said, for pensioners, there has been benefits given to the pensioners. There is benefits given to the elderly, the benefits given to the individuals. I think, as I already said, there's everything for everybody in the budget, whether it is by way of taxes, by way of economic growth, by way of fruits, which will come out of this exemplary budget in the long term. Vision of green energy will also give the quality of life in the way of the living environment that we live in this world, on this planet, in the long term. I think, I would say it's a long-term budget for everybody in the country. Okay. Professor Singh, you just heard Mr. Goyal describe it as a very, very futuristic budget. When we talk about it being futuristic, the finance minister did also mention how she and her government want to promote the artificial intelligence in India, and for which some amount of fund, 3 centers of excellence have been announced. What are the areas in which you see AI being used extensively in India, incorporating that in India's growth story? Means to me, when he said it is an all-round budget and everybody is benefiting, one thing, and he did mention about the industry and MSMEs, if you look at the credit guarantee scheme that's been extended, again labor-oriented. Now, if you talk about the specific question of artificial intelligence and machine learning, immense scope, immense. It can happen in banking, it can happen in health, it can happen in education, and the very fact that digital stamp is being so seriously used in the country and extensively the infrastructure is being laid out, artificial intelligence and machine learning will become the buzzword. Many times I feel India may not have to walk through the growth path, and it may leapfrog, given the demographic dividend that we have, it may leapfrog. The FM said we have moved from the 10th position to the 5th position in a span of about 8 years. There is a possibility, if we are able to properly explore the digital world and combine the artificial intelligence and machine learning and bring it into banking, health and education, we could leapfrog much further. That's the advantage Japan had, technology, and this is exactly the advantage we are looking forward to. So I think by her establishing, bringing it in focus, the artificial intelligence and asking the centers to work on it is going to help the country a lot. To my mind, it's also time, because we are holding the presidency of G20 now. It showcases to the world how fiscal policy can be prudently used for technological development and engaging the young population, engaging their fascination. Absolutely. I think that also is the role or the thought which she has in her mind while formulating this budget. अगर हम ये कहें कि ये बजट किसानों को, महिलाओं को और वेतन भोगियों को एक तरीके से समर्पित है, ख़ास तौर पे बाकी चीज़ों का भी पूरा ख्याल रखा गया है, और हम आपसे बात करेंगे
ग्रीन ग्रोथ के भी बारे में, अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की, ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। टूरिज्म को लेकर भी बहुत उत्साहित दिखी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी कोई हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं शायद। Yes, Mr. Pradeep Goyal from Assam is with us. प्रदीप गोयल जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ जी। आप इंडस्ट्री बॉडी से हैं, आप ये बताएं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है उस पे इंडस्ट्री की क्या प्रतिक्रिया है, क्या एक्सपेक्टेशंस थे और अब आप उस पे क्या त्वरित प्रतिक्रिया देंगे? बहुत ज़्यादा नहीं थे फॉर लोअरिंग ऑफ टैक्स रेट्स। ऑलरेडी हमारा टैक्स रेट इन इंडिया इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एज फार एज द इंडस्ट्री गोज़। हमारा टैक्स रिजीम इज़ कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत क्लियर है। सो हमेशा हम लोगों को एज इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स में डिडक्शंस, टैक्स एग्जम्पशन नहीं देखना होता। हमारे को देखना होता है हमारी आगे ग्रोथ क्या होगी, देश की इकॉनमी कहाँ बढ़ रही है जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। टैक्सेस हम देंगे, इससे देश की ग्रोथ में टैक्सेस काम आएंगे। इट इज़ अ सर्कुलेशन, जहाँ पे हमारा टैक्स हमारे ही काम आएगा देश की ग्रोथ में और हम ग्रो करेंगे। सो आई थिंक इट इज़ अ बैलेंस बजट फॉर एवरीबडी। एज यू राइटली सेड, टूरिज्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आई थिंक इट इज़ फॉर एवरीबडी। इट्स अ अमेजिंग बजट, ऑसम, अमेजिंग। तो टीना, कुल मिलाकर लगभग हर तरफ से जो अभी प्रतिक्रियाएं कहीं से भी मिल रही हैं, बहुत ही अमेजिंग बजट लोग बता रहे हैं। एक तरफ जहां वेतनभोगी लोग खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान काफ़ी खुश हैं, वहीं बिजनेस करने वाले लोग खुश हैं। तो इसमें कहीं जो भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो इसी तरह की आ रही हैं। You're right, Harjan. As you rightly said, a lot of focus has been on growth, green growth, and the finance minister has made a conscious effort to ensure that the development is not just inclusive and forward-looking, but sustainable in nature. And that's where the crux lies, because of the ambitious plans Professor Singh that India has laid out for itself. So in terms of energy transition, in terms of moving away from the fossil fuels, the kind of efforts that this government is making, and also the G20 theme is centered around the concept of growing sustainability. So how do you look at the efforts that have been made by the government towards sustainable growth? कंटिन्यूटी आ रही है और इस टाइम पे G20 में प्रधानमंत्री जी ने वो लाइफ का भी कॉन्सेप्ट कहा है, जहाँ पे अब सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं। सर्कुलर इकॉनमी की भी बात की गई है, जहाँ गोवर्धन की बात हुई है। आप ग्रीन की बात कर रहे थे तो इन्होंने खुद बजट में कहा है हम क्लीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ हॉर्टिकल्चर को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और एडवांटेज मिलेगा। तो जो सस्टेनेबल ग्रोथ पैटर्न जो प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में भी G20 के टाइम भी कहा था, और G20 की जब पीछे मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में 2 हफ्ते पहले, उस पर काफ़ी एम्फसाइज दिया गया था। वो क्लियरली यही था कि हम लोग जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और फॉसिल फ्यूल से हटकर हम कहाँ पर आ रहे हैं। तो इंडिया ने जो ये प्रयास किए हैं सोलर पे, विंड पे, ये काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं, आज ही का नहीं है। अब इन्होंने कहा कि 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं दे विल बी फेज्ड आउट, वो भी उसी प्रणाली में एक नया कदम है। तो मुझे लगता है जो सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल जो इंडिया का है, जहाँ हमारी ऑलरेडी कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम रहा है। 2 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि मैं 2070 तक इसको बिल्कुल नेट ज़ीरो में ले आऊँगा, और जितना अभी प्रयास किया जा रहा है और बजट के थ्रू भी द अनाउंसमेंट्स दैट आर कमिंग, दे आर वेरी क्लियर दैट and madam of course fumbled at the pollution point and said critical. Yes. Right? So we are heading for a pollution less country, and I think all the thinking is in that direction. And what is the kind of support, Mr. Bhattacharya, that we will be providing to the states now? Because the finance minister has made that announcement, but towards phasing out of the older vehicles, the finance minister did also promise some kind of support and incentive. There is a clear indication that the center will go out of its way to help scrapping those vehicles. But coming back to your central question of how this budget is pushing the green agenda, there are 3 things that we must take note of. One is there is a clear, outlay provision. The announcements are backed with numbers. Now, number 1 is that 35,000 crore outlay has been provided for energy transition. Yes. Now, this is clearly to achieve the net zero transmission goal, which was made in an international forum by the Prime Minister. Now, that's number 1. And number 2 is the alternative fertilizers as an idea has now been accepted as part of the circular economy. And if you look at
the alternative fertilizers and their benefits, they also actually help you reduce your fertilizer subsidy. Now, if you look at the fertilizer subsidy number is actually showing a decline for next year. So clearly, the government is actually looking at it not just merely by way of announcing, but looking at it from the way those announcements can be backed up with numbers. And the third and the final point is 10 million farmers. 10 million farmers is not a small number, will be included for natural farming. So this is a big initiative, and that initiative will also help how the overall the emission level and whatever agriculture needs to get the support by way of environmental help will get it. So I think these are an integrated approach on the alternative environment friendly initiatives have been announced in the budget. जी, और ये उदाहरण देखिए कि एक तरीके से जब हम ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो हाउ फार साइटेड द गवर्नमेंट इज। हम 2070 की बात कर रहे हैं, आज हम 2023 में हैं, 2070 की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 50 साल 48 साल आगे की। और सरकार का ये मानना है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाले देश बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, खास करके ऐसे समय में टीना, जब हम G20 की प्रेसिडेंसी भी कर रहे हैं। हमें पूरी दुनिया को एक संदेश भी देना है कि भारत किस तरीके से ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है, लेस कार्बन एमिशन पर काम कर रहा है। Certainly, and we have to ensure that words match with action also. So the Prime Minister makes the commitment and the country follows it up also. We'll continue the discussion on other aspects also, but in the meanwhile, Mr. P. Khambata, Group Chairman, Rasna Private Limited, is also joining us on Sansad TV. Mr. Khambata, delighted to have you with us on this special coverage of the Union Budget. Your first comments on the Union Budget, how forward-looking is it according to you? Thank you. Thank you. It's a great budget. It's a forward-looking budget for sure, because it's a budget of new ideas. And I think the whole emphasis on Amrit Kal means how India can now take the lead in really ensuring the Amrit Kal. Now, it is not only for the government to announce, it is also important that we all people, citizens, industrialists, even the common men, academia, we all get involved. Now, let me give an example. The government has announced natural farming, organic farming. Now, can the government do it alone? You just give 1 lakh crores, 2 lakh crores, what will happen if processing doesn't take place? So, industry has to now work with the farmer to ensure that the natural farming happens of the crops which we can process, and if we can process, we can get 5 times the value of such crops, and so that way the whole economy can get benefited, and the farmer mostly can get benefited, industry can get benefited, and consumer will get good organic products at a good price, so that we eat chemical free food. So I think it is a good thing for everybody. Similarly, if you ask me, a lot of exemptions have been given to middle class people. Now, in my mind, that will also help industry, because consumption-led growth is there, and the benefits of infrastructure coming into rural areas will also benefit everybody. So I believe it's a good positive budget. Something is for everybody. It's a futuristic budget, and definitely a budget where I think when India takes the presidency of G20, we will tell the world that ultimately how India is taking it. Let us take an example of fiscal deficit. Even the developed countries in the world are not keeping any tab on their deficits. They are all going haywire. Now, at that time, India has actually done a very good job of keeping the fiscal deficit under control. In fact, our Reserve Bank and our government has been praised by even international experts for that. And today the FM announced that she plans to further reduce the fiscal deficit. I think it is a very, very good news. It's a very, what I call responsible statement, and I am very happy that our FM is making that statement, and she is able to keep the fiscal deficit in control, I would say. बिल्कुल, और आपने बहुत सही अभी ये पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से हमारी सरकार जो है और रिजर्व बैंक इंडिया है आपस में मिलकर एक बहुत ही बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसका हमने सबसे बड़ा उदाहरण देखा था तब जबकि रेट हाइक हो रहे थे और ग्रोथ को बिना अफेक्ट किए हुए बहुत बड़े ही धीरज के साथ आरबीआई ने काम किया, और आज हम देख रहे हैं कि हम महंगाई को भी काबू करने में सफल रहे हैं और हमारा ग्रोथ भी अफेक्टेड नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो आप फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को भी हम मैनेज करने में काफ़ी कामयाब होते दिख रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं वही कहने की ट्राई कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसको बैलेंस बजट बुला रहा हूं। और चरण सिंह जी, आपके पास आते हैं। आपने कई संस्थानों में काम किए हैं
और समावेशी विकास की बात में कभी मुझे याद है आपसे बात हो रही थी कि कोई बहुत गरीब आदमी था और वो बैंक में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता था, खाता खोलना तो बहुत दूर की बात है। आज जो वित्त मंत्री ने एक घोषणा की है उसको ख़ास तौर पर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जब वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रही थी, समावेशी विकास के लिए वंचितों को वरीयता दी जाएगी। दे विल गेट द प्रायोरिटी। जो पीछे के तबके के लोग हैं, जो वो लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, जेल में जो कैदी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं कि वो बॉन्ड भर सकें, पैसे दे सकें, सरकार ने उनके लिए भी योजनाएं लाई हैं और उनको सरकार पैसे देगी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं उस टाइम पे रिजर्व बैंक में नौकरी कर रहा था, 2006 की बात है। उस टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात इतनी चलती नहीं थी, हम लोग शुरू कर रहे थे। मैं वहाँ जाके सर्वे कर रहा था। बैंक ब्रांच के बाहर जो मोची बैठा है उसकी हिम्मत नहीं है, वो बैंक मुलाजमों के जूते रिपेयर कर रहा है पर उसकी हिम्मत नहीं है कि अंदर जा सके, इतना डर रहा है। तो उस दर से जब मिशन मोड में जन धन योजना को शुरू किया गया, और अब तो आज भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, वित्त मंत्री जी ने, कि करीब 47 करोड़ लोग उस जन धन योजना और जैम ट्रिनिटी में आ गए हैं। तो उससे हम लोग ने फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी अटेन कर लिया है। जिस तरीके की सरकार की नीति भी है, अभी भी जिस तरीके उन्होंने खुद कहा कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में भी और आरबीआई के एक्ट को भी, और मुझे लगता है एनबीएफसीज को भी उन्होंने मॉडिफाई करके या रिविजिट करके देखना है किस तरीके जन धन तक हम लोग अच्छी तरीके से पहुंच पाए। पर यह बात जो अभी अभी इन्होंने कही वो बहुत अच्छी बात कही, जो फिस्कल स्पेस की बात कही। दुनिया भर में डेट टू जीडीपी रेशियो 100 से ऊपर जा चुकी है, जबकि एक तौर पे आधारित माना जाता है कि 60% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। में 250% 250 से 250 तक जा चुकी है। हमें हमारे देश को लोग आके समझाते थे कि आपको फिस्कल पॉलिसी करनी नहीं आती है। आज देखिए इतना दुनिया बदल गई कि हम लिमिट के अंदर हैं और ये लोग लिमिट से बाहर हैं। उसका कारण ये था कि कोविड के दौरान जिस तरीके हमारे यहाँ नीति बनाई गई, बिल्कुल लेज़र बीम करके सबको पैसा दिया गया, उसके पूरी इकॉनमी को संभाल लिया गया। लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं की गई, जहाँ आप रिजर्व बैंक का नाम ले रहे थे, लिक्विडिटी भी मैनेज अच्छी तरीके की, उससे कीमतें बहुत कम बढ़ी। मैं भी कहता हूँ 6% के करीब है, पर विदेशों में कीमतें तो 5 टाइम्स हैं एवरेज से। जहाँ 2% का नॉर्मल एवरेज 30 साल का है, वहाँ पर वो 10% तक पहुँच गया। हमारा 30 साल का एवरेज 6% है, हम लोग 6, 7, 8 के बीच में रहे हैं। तो ये जो नीतियाँ बनी उससे फिस्कल स्पेस में भी हमने मेंटेन किया, उसी कारण डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल में रही, उसी कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता गया, उसी कारण इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रही। ये G20 की प्रेसिडेंसी में मुझे लगता है हमें ये मौका मिला, और ये बजट उसका प्रमाण है दुनिया को दिखाने का कि अगर आप पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाते हैं, अकाउंटेबिलिटी से बनाते हैं, बेशक आपके पास पैसा नहीं है, आप उतनी ही फोर्स से रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। उसी की नौबत आज ये हुआ कि हम लोगों ने जहाँ करेक्शन किया, यहाँ पर 6.4 to 5.9, 0.5% से आप रेवेन्यू डेफिसिट में करेक्शन देखिए, मच मोर 2.9 से 1.4 है। तो मेजर करेक्शन रेवेन्यू डेफिसिट में हो रहा है। उसका कारण ही ये है अच्छी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो बन रही है। एक चीज़ और है उसमें, जिस प्रकार आज भी इन्होंने लेफर कर्व को यूज़ किया है और टैक्स स्लैब्स को कम किया है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ईज़ कर दिया है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ ईज़ भी होती है, वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे भी होता है, कितनी जल्दी टैक्स अथॉरिटीज़ पहुँच के असेस कर सकती हैं। तो वो दोनों चीज़ें होती है। तो वो दोनों चीज़ों डिजिटल वर्ल्ड के कारण, IT के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के Professor, कारण, we'll have to stop at that. We'll have to proceed to telecast the live proceedings of the Rajya Sabha. So over to Rajya Sabha.